अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान रवाना हो रहे हैं और हो चुके हैं। और इस रवानगी से कबल उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है लाहौर में। इसके अलावा भी उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं। और ज़राए के मुताबिक जो मोहसिन नकवी हैं वो ईरान इसलिए गए हैं कि बिश्केक थे वो 2 दिन पहले। बिश्केक में उनकी मुलाकात ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से हुई थी। और बिश्केक किर्गिस्तान का एक शहर है और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वो गए थे। वहाँ उस मुलाकात में जो ईरान के वज़ीर दाखिला के साथ उनकी 2 मुलाकातें हुई, वहाँ कुछ मामलात पे बात हुई है। और वहाँ से वो कुछ मैसेजेस लेके जब वापस पाकिस्तान आए हैं तो यहाँ उनकी मुलाकातें हुई हैं, पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी। उन मुलाकातों के बाद अब यहाँ से वो एक और पैगाम लेके ईरान जा रहे हैं और इतलात के मुताबिक उनकी वहाँ पे मुलाकात ईरान के लीडर से होगी और साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई के साथ भी उनकी मुलाकात मुतवक्को है। और ये सारे मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, जंग बंदी जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी है, पाकिस्तान उस पर सालसी कर रहा है, उस सिलसिले में ये दौरा बड़ा अहम है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी फिक्स टैक्स स्कीम, और इस पर बहुत तारीफ़ हो रही है। पूरे मुल्क में ताजर तंजीमें तारीफ़ कर रही हैं इस नई स्कीम की, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ताजर हजरात और कुछ ताजर तंजीमें इस पे एतराज़ात भी कर रही हैं। तो इस पे मसाइल क्या हैं और क्या ताजरान के जो एतराज़ात हैं वो क्या है, हुकूमत उन पे गौर करेगी या नहीं करेगी। और ये जो स्कीम हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई है इस पे एक व्यू ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ताजर बरादरी का ताल्लुक बहुत पुराना है। ऐसी स्कीमें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं लेकिन कामयाब कभी नहीं हो पाती। क्या ये कामयाब हो पाएगी, इस पे बात करेंगे। आज की टॉप स्टोरी में हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक जो वज़ीर ममलकत हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे अतीक मीर जो सदर हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के। और हमारा आज का हॉट इशू होगा आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ने 9 जून को एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने इस कमेटी को बैन कर दिया है, कालअदम करार दे दिया है और उनके रहनुमाओं के नाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में डाल दिए गए हैं। उनके अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। तो इसकी सिचुएशन क्या है वहाँ पे, इस पे बात करेंगे। शाह गुलाम कादर जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हैं, अगले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के वो उम्मीदवार भी हैं। हमारे आज के हॉट इशू में होंगे। एडिटोरियल हमारा होगा आज का कि सोमालिया के समुंदरों में कुछ पाकिस्तानी फंसे हुए हैं एक बहरी जहाज़ पे, जिनकी रिहाई के लिए लंदन में तो मुजाहरे हो रहे हैं और मेलबर्न में भी मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हुकाम खामोश क्यों हैं इन पाकिस्तानियों के मामले पे, इस पे हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है अकील मलिक साहब वज़ीर ममलकत और अतीक मीर साहब सदर ऑल कराची ताजर इत्तेहाद। मीर साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहता हूँ और लेकिन इससे पहले मैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब को मुबारकबाद दूंगा कि वो हज करके आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाजी अकील मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक मीर साहब, जो फिक्स स्कीम आई है उस पर बहुत सारी ताजर तंजीमों ने तो वेलकम किया है और कहा कि हमारा ये दरीना मुतालबा था जो मंजूर कर लिया गया है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों को एतराज़ भी है इस पर। आप क्या कहेंगे कि ये जो स्कीम आई है ये अच्छी है या इसमें भी कोई सुकम है? इस स्कीम की जिन बातों को अच्छा कहा गया वाकई अच्छी है। ये जिस पर एतराज हुआ वो काबिल एतराज है। मिसाल के तौर पे कहा गया कि इसमें पीओएस छोटे ताजरों पर पीओएस की तलवार हटा दी जाएगी। ऑडिट, जिससे कि लोग समझते थे कि टैक्स हमला बहुत ज्यादा ये बहुत काफिया थी, इसमें चीरा दस्तियां थी, रिश्वतों का एक सिलसिला था, तो कहा कि टोटल ऑडिट से भी आपको हम बचा दें। लेकिन साथ जो मैं देख रहा था पिछले कई माह से वजीर मुमलिकत कियानी साहब, उन्होंने ये बिलाल अजहर कियानी साहब, उन्होंने
कितनी जूम मीटिंग्स की, और एक ही बात हो रही थी कि एक ऐसी फिक्स टैक्स स्कीम आएगी जो लोगों को मोतबर कर देगी, यानी वो जो पीछे हट गए लोग, नेट से फरार हो गए, वो फिर इस पर एतबार करेंगे, करीब आ जाएंगे। लेकिन जब स्कीम आई तो कहा गया सबसे पहले 25,000 रुपए आप जमा करवाएं जो नाकाबिल वापसी है, रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद 1% टर्नओवर पर टैक्स लगा दिया। तो अगर आपने फिक्स टैक्स का नाम फिर हटा देना चाहिए था। टर्नओवर टैक्स का मतलब ये है कि अब हर कोई अपनी टर्नओवर को छुपाएगा। आप कैसे असेस करेंगे किसकी टर्नओवर क्या है? तो फिर वही बात आ गई, फिर इस पे अमल दखल इनकम टैक्स के या टैक्सेशन ऑडिट होगा और फिर बात होगी। अच्छा ये बताएंगे, ये फिर ये बात आपकी काफ़ी लॉजिकल है कि बात उन्होंने वादा कुछ किया और अमली तौर पे कुछ किया, तो फिर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने इसका खैर मकदम क्यों किया है? देखिए, वो मरकज़ी तंजीम ताजरान के जो सदर हैं काशिफ चौधरी, मेरी उनसे बात हुई, आज 2 दफा मुलाकात मेरी फोन पे बात हुई है। तो उन्होंने भी कहा कि जो बात हमसे हुई, जो हमारे पास तहरीरी तौर पर भी जो बात मौजूद है, उसके बिल्कुल बरक्स है। ये ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सुनी ताजरों की और किया वो जो IMF ने चाहा। एक दफा फिर उन्होंने हमें एक गलत यानी वादा या किया गया, तो वो भी खुश नहीं है। 1-2 रोज में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने खदशात का इजहार करेंगे। ठीक। बैरिस्टर अकील साहब, आपकी हुकूमत पे एतराज़ ये आ रहा है ताजरान का, आपने भी सुना होगा कि सुनी तो आपने ताजरान की, लेकिन किया वही जो IMF चाहती थी। क्यों ऐसा किया आपने? बात कुछ और तय की, अमली तौर पे कुछ और किया, इससे हुकूमत की साख तो मुतासर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, और वो तमाम तर मामलात, क्योंकि एक बैक एंड फोर्थ मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, चाहे वो जूम पे हुई, ऑनलाइन पे हुई, जिसका जिक्र मीर साहब ने ख़ुद किया, और तमाम तर मैकेनिज़्म जो एक खुशउस्लूबी से मामला तय किया गया, वो ताजरों की ही जो डिमांड्स थी उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी गुजारिशात थी उनको देखते हुए, ये ताजर दो स्कीम का जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये देखें कि 27 सफ़ों के बजाय सिर्फ एक सिंप्लीफाइड 1 पेज आपकी जो है वो टैक्स डॉक्यूमेंट है, उसमें आप कर देंगे मिनिमम टैक्स, और ओनली 1% जो है आप कम से कम एक टैक्स नेट को ब्रॉडन जब करते हैं, क्योंकि ये खदशात होते थे कि टैक्स नेट नहीं बढ़ा, जो ताजिर हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन उसमें कम से कम ये देखने की ज़रूरत थी कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करना और उनको एक सहूलत से आरास्ता करना वो भी ज़रूरी था। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने अभी जो अनवेल की है ताजर दो स्कीम, उसमें उसके बेनिफिट्स भी हैं। आपको पता है कि उसमें ऑडिट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी तय हुई कि वो प्लेट मिलेगी और वो प्लेसिंग उसकी प्लेट की हो जाएगी जब वो फिल कर लेंगे और क्वालिफाई करेंगे, और इनको ये ऑप्शन दिया गया है। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, अगर वो नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न्स वाले मामले पे रहना चाहते हैं तो बिल्कुल उस पर रहें। यहाँ पे ये है कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक सवाल है, बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल है, क्या आप इसको कह रहे हैं कि फिक्स टैक्स स्कीम है, मान लिया फिक्स टैक्स 25,000 आपने ले लिया, फिर 1% टर्नओवर पे क्यों आपने लगाया मजीद? इसका क्या जवाब है? नहीं, वो तो देखें ना, जब वो फाइल करेंगे तो 25,000 उसकी फाइलिंग के हवाले से है कि वो फिक्स तो वो तो देना है बेर मिनिमम। उसके ओवर एंड अबव जो 1% ऑफ द सेल्स हैं, टोटल सेल्स, उसकी हमने बात की। अब अगर किसी ताजर की जो है वो सेल 1 करोड़ रुपए होती है, 2 करोड़ रुपए होती है, तो उस पर वो अपना 1% टैक्स देगा, और वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट, जिस तरह बाहर के मुल्कों में भी होता है, वो सेल्फ असेसमेंट करेगा और वो 1 पेज के थ्रू, चाहे वो ऑनलाइन करे, चाहे वो टैक्स के दफ्तर जाके करे। अच्छा, उसमें आपने वहाँ पे जाके वो जो फॉर्म आपने बनाया है दी गई है, उसमें नीचे है कि उसमें नीचे हल्फिया बयान है, मैं तस्दीक करती हूँ कि मज़कूरा बाला बयान करदा हकायक सच पर मबनी हैं, ये आपने लिखा है उसमें। अब मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी साल की 1 करोड़ रुपए की सेल हुई है, मैं लिखता हूँ 50 लाख की सेल हुई है मेरी, और उस पर मैं 1% टर्नओवर टैक्स अदा कर देता हूँ। आप मानेंगे? हुकूमत मानेगी? मानेगा? उसमें मानना तो पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे ताजिर हैं, कम से कम एक यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अफसार साहब, ये नहीं हो सकता कि टैक्स नेट में ही लोग ना आए और तमाम तर जो है वो
चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगते हैं, दीगर चीज़ों में पैसे लगते हैं, वो उस पर बोझ पड़ता रहे हुकूमत पे टाइम एंड अगेन। तो एक स्टार्ट तो है। अब ये डिक्लेरेशन जो है ये इंसान खुद बेहतर बता सकता है कि उसने सच्ची या झूठी डिक्लेरेशन की है। अब उस हवाले से उसकी अगर रिसीट्स हैं, क्योंकि उसके साथ उसको इजाफी डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो एट सम पॉइंट शो करने पड़ सकते हैं। कोई ऑडिट वाला मामला नहीं है, ऑडिट वगैरह नहीं खुलता, लेकिन ये तो खुद से सच्चाई आपको जो है बयान करनी पड़ेगी। और जो डिक्लेरेशन है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर ऑडिट आपने का नहीं होगा, ऑडिट आपने पहली डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं पे होगी ना कि मैं एक तनख्वाहदार टैक्स पेयर हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा हर साल में कोई 4 धमकियाँ आती हैं ऑडिट की, अगर वो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स जो है वो थोड़ा लेट हो जाए 2 दिन भी, और ऑडिट होता भी रहता है। तो आप इनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं ऑडिट से, इन तमाम ताजर हजरात को। फिर साथ आप ये भी कह रहे हैं कि रसीदें किसी वक्त देनी भी पड़ सकती हैं। एक मिनट है ना, रसीदें किसी वक्त देनी भी पड़ सकती हैं कि आपकी सेल 50 लाख है, 1 करोड़ है या 2 करोड़ है। तो यही तो वो झगड़ा है, यहीं से तो फिर एफबीआर को माल बनाने का मौका मिलता है ना। तो फिर ये कैसे आप ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपकी बात किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमने एक स्टार्ट लिया है ताजरों के साथ मिलकर, ये ताजे दोस्त स्कीम को अप्रूव किया, क्योंकि ताजरों का ऑन बोर्ड होना वो लाज़िम मलज़ूम था और वो इंतहाई अहमियत का हामिल था। उनकी तरफ से ही वो अप्रूव्ड है और आपने वो स्टेटमेंट्स भी देखी। अब अगर उसमें कोई मसाइल आ रहे हैं तो हम मिल बैठ के वो भी तय कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो प्रेडिक्शन है, जो हमने एक टारगेट सेट किया है, वो तकरीबन 50 बिलियन रुपीज़ का हमने सेट किया हुआ है कि इससे जितने छोटे ताजर हैं उसमें एक्सेप्शंस भी हैं, टेयर्स भी हैं मुख्तलिफ, और इसके जो मुख्तलिफ टेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे ज्वेलर्स हैं या दीगर, वो इसमें नहीं आ सकते। और उस हवाले से ये वो आसान ताजर दोस्त स्कीम है, माल कमाते हैं। छोटा ताजर जो है वो सेल्फ असेसमेंट करके अपना टैक्स जमा करा सकता है। ठीक है, अतीक मीर साहब, आपका कुछ तसल्ली हुई इन जवाबात से? वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो टैक्स नेट में आपको आना ही है, कि इस कौम का हर शख्स जो यहाँ से कमाता है इस मुल्क से, टैक्स तो शहरी को पे करना पड़ता है। यही तो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ, और फिर उसके बदले में रियासत हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करने की पाबंद है, जो वो नहीं करती, वो अलग बात है। लेकिन आप बताएं, क्या आपको इन चीज़ों में कोई एतराज़ क्या है कि आपका ऑडिट हो सकता है, बाद में रसीदें देनी पड़ सकती हैं, या आप समझते हैं कि हल्फिया बयान नहीं दे पाएंगे ताजर हजरात, सच्चा हल्फिया बयान? देखिए, सबसे बड़ी तो बात मैं समझता हूँ कि जो माजी में नेट से दूर होने की जो वजह, जो लोगों ने फाइलर बंदे से एतराज किया, फाइलर बंदे में लोगों को घबराहट महसूस हुई, उसकी वजह एतमाद साजी का फुकदान था। सिस्टम पे ताजरों ने एतमाद बार बार, कभी ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पे, कभी दीगर जिस तरह की स्कीमें लाई गई, वो सब ताजरों को घेरने के अंदाज को वो लाई गई। ये वजह कि आज वो अब एक इतना हसास हो गया ताजिर, खुसूसन ये जो छोटे ताजिर है, कि उसको करीब लाने के लिए ऐसे तमाम खदशात से यानी माहौल को पाक करना जरूरी था कि वो स्कीम में आए। ये वजह थी कि जितनी भी मीटिंग्स हुई उसमें क्यानी साहब ने यही कहा कि ये फिक्स टैक्स स्कीम है, आपको हिस्सा बकदर जुस्सा देना है। हम ये समझते रहे, जिसका माजी में नून लीग की हुकूमत में एक ट्रेड लाइसेंस फीस के तौर पे मुतारिफ करवाया था, उसमें 7-8 कैटेगरीज थी, यानी 2000 से लेके 25,000 रुपए तक। हम समझ रहे थे ऐसा ही कोई फार्मूला आएगा, लेकिन उसके बाद फिर वही फार्मूला आ गया जिसमें आप हल्फनामे की बात कर रहे हैं, जिसमें टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जिसमें फिर वही ऑडिट का जो सिलसिला है। ऑडिट से हम यूं घबराते हैं कि कितना भी शफाफ टैक्स पेयर हो, जब वो ऑडिट के मामले में आया तो तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, फिर रिश्वत के बगैर उसको छोड़ा नहीं जाता। जितनी भी शफाफ अतीक मीर साहब, अतीक मीर साहब, मैं ज़ाहिर है एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप एक ताजिर हैं, आप जो बात कर रहे हैं मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि करप्शन में डूबा हुआ है एफबीआर और उनका जो सिस्टम है, और ऑडिट का मतलब यही है कि आप हमसे मुकमका करें, इसमें कोई शक नहीं है, मानता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि
मैं जो भी मुझे उस पर एतराज़ हो सकता है, ऑडिट पे एतराज़ हो सकता है, अमले पे एतराज़ हो सकता है, उनकी ईमानदारी पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन एक शहरी के तौर पे मैं भी तो टैक्स दे रहा हूँ ना। मैं भी तो अपना टर्नओवर बताता हूँ, सारा कुछ अपने फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और मैंने आपको बताया कि मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इस मुल्क के साथ आइन है। तो आप एक ताजर के तौर पर इस बात को क्यों इससे झिझकते हैं कि सच्ची जो आपकी टर्नओवर है वो बताएं ताजर? और एहतजाज आप मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ अगर आप ऑडिट के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे या करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, लेकिन बुनियादी नुकता ये है कि टैक्स तो पे करना है ना शहरी को, तो उससे क्यों डर रहे हैं? टर्नओवर शो करने से क्यों डर रहे हैं? एक बात समझने की है, गौर सुनिएगा कि पिछले 30 सालों में कभी एक आवाज किसी गोशे में आपने सुनी हो, आप तो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, कि किसी ताजिर ने यह कहा हो कि मैंने टैक्स नहीं देता? हमेशा पॉलिसीज पर इख्तिलाफ हुआ, तरीकाकार पर इख्तिलाफ हुआ, ठीक, और उनकी शर्हों पर इख्तिलाफ हुआ। मिसाल के तौर पे एक मुर्गी का, जिंदा मुर्गी का वजन 2 किलो है। अब आप चाहें कि 3 किलो गोश्त निकल आए, नहीं निकल सकता। यही सबब है, हम कहते हैं कि आप मुल्क की जीडीपी देखिए 3% से नीचे है, बातें हो रही है कि 3.8%, 4% तक जीडीपी जाएगी। तो जब जाएगी तो फिर आप टैक्स रेट बढ़ा लीजिएगा। फिलहाल तो एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, महंगी तरीन बिजली और महंगे तरीन पेट्रोल ने आज कारोबार को जो असर किया। ये इंडस्ट्रियलिस्ट ये जो रो रहे हैं, जो बंद कर करके जो घरों में बैठे हैं, कोई वजह तो होगी। ये हुकूमत के मुखालिफ नहीं है, ठीक, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इन्हें एक दफा आप एक लाइन पर चलने तो दें, कारोबार को एक दफा ट्रैक पर तो लाए। जितनी पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज में हुकूमत का ये एक ही नजरिया है कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कैसे करना है। कभी ये भी तो सोचें कि जिन लोगों से टैक्स लेना है उनकी हालत जार क्या है, इनको काबिले टैक्स कैसे बनाना है, इनके कारोबार को कैसे चलाना है, इनकी मुश्किलात कैसे हल करना है। वादे बहुत किए बाजी में इस हुकूमत ने भी, इससे कबल की हुकूमतों ने भी, लेकिन छोटे ताजरों की सुनी कभी किसी ने नहीं। ठीक ठीक, बैरिस्टर अकील साहब, सुना आपने, मुझे उन्होंने कहा आप गौर से सुनिएगा। मीर साहब ने कहा, मैंने बहुत गौर से सुना है, आपने भी गौर से सुना है कि उन्होंने जो कहा है। और ये बात उनकी में वजन तो है कि एक तरफ तो IMF दबाव डालती है कि कीमतें बढ़ाएं, बिजली की भी, पेट्रोल की भी, और दूसरी तरफ जब वो इकोनॉमी बैठ जाती है तो फिर कहते हैं अब टैक्स भी बढ़ाएं। मतलब आप IMF की चुंगल में इतना बुरा फंसे हुए हैं, आप अच्छा नेगोशिएट ही नहीं कर पाते हमारे लिए। रुपी डिवैल्यू उन्होंने करवा दिया कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वो तो नहीं बढ़ पाई, और रुपी डिवैल्यू हो गया, लेवी आपने फिर बढ़ा दी है पेट्रोलियम पे, तो ऊपर से टैक्स कहाँ से लाएं लोग? ये क्यों निचोड़ रहे हैं आप IMF के साथ मिलकर आवाम को? बिल्कुल भी देखें, ऐसी बात नहीं है और ये तासुर देना सरासर गलत है। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ, मैंने बड़े गौर से बात सुनी मीर साहब की बात, और उनकी बात में कुछ हद तक बिल्कुल वज़न है, लेकिन एट द सेम टाइम आप रीजनल सिचुएशन भी देखें। ये कोई पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई सिचुएशन तो नहीं, जो खित्ते में सूरत हाल है और पूरी दुनिया से सफ़र कर रही है। महंगी बिजली की अगर बात की, महंगी पेट्रोल की बात की, तो जाहिर बात है वो खित्ते के हालात इस तरह के हैं जो एक ऐसी सिचुएशन जो कि कोई सोच नहीं सकता था, फोर्स नहीं कर सकता था। जी, हमारी हुकूमत को 2.5 साल हुए हैं, और बिल्कुल इन 2.5 सालों में आपने देखा कि हमने जितना मुमकिन हो सका वो रिलीफ आवाम को फराहम किया। और अभी पेट्रोल की अगर आप बात करें तो 4 रुपये कम हुआ। जहाँ तक ये बात है, आपने ख़ुद भी कहा, मैं आपकी अपनी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आपने कहा मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं टैक्स देता हूँ। तो ताजिर ये छोटा हो या बड़ा हो, वो टैक्स के हवाले से क्यों जो है वो कतराता है या कासिर है उससे अदा करने से? तो मैंने जिस तरह शुरू में इब्तदाई में कहा अफसार साहब, वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और ये इनकी ही मशावरत से। और 1%, मेरे ख्याल से 1% इज़ नथिंग। ये तो नहीं हो सकता कि कोई 2 करोड़ या 4 करोड़ का बिजनेस या 5 करोड़ का कर रहा है और फिर वो सिर्फ 25,000 टैक्स दे। ऐसा भी तो नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अर्निंग, जो आपकी अर्निंग है उसका 1% है,
और मेरे ख्याल से बहुत इंतहाई रीजनेबल है। और ये स्टार्ट कोई ये IMF के कहने पे नहीं है, ये हुकूमत की अपनी जो एक हिकमत अमली है, जो हमने इनके साथ बैठ के मामलात को डिस्कस किया, एक उस फैसला को नशिस्त पे पहुंचे तो तभी इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो फिक्स तो इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि दैट ओनली 1%, 25,000 तो मिनिमम देने, और 25,000 की आजकल के ज़माने में क्या वक़्त है। तो आप हुकूमत सिचुएशन वो आपके सामने 25,000 और 1% की कोई वक़्त नहीं है। और आपने ये अच्छी बात की है कि जो भी डिफरेंसेस हैं बैठ के हुकूमत ताजरान के साथ तैयार उसको ख़त्म करने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है कि ताजर हजरात आपके साथ बैठेंगे और डिफरेंसेस ख़त्म होंगे, टैक्स रेट में लाया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बात है, आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिम्मेदार हैं कि वो अपना टैक्स ईमानदारी से पे करें, रियासत के साथ वफादार रहें। रियासत और हुकूमत के जो साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी जिम्मेदारियाँ हैं हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, हमारे सेहत के मामलात को ठीक करने की, हमारे बच्चों को तालीम देने की, हमारे लिए शहर महफूज बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। उस पर बात करेंगे कि उस पर हुकूमतें और रियासत कितनी हमारी फेल है। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब हमसे बात करने का, बैरिस्टर अकीर मलिक साहब हमसे बात करने का। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारा आज का हॉट इशू आज़ाद कश्मीर, सूरत हाल कशीदा है। जैसे इंतखाबात का शेड्यूल वहाँ पे अनाउंस हुआ है, वहाँ एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए हैं। जून 9 को जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने एक मुजाहरे की कॉल दी। उसने अपने फॉलोअर्स को कहा कि एक महीने का राशन लेके आप पहुँचें, जिससे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कल रात उन पर पाबंदी लगा दी है, कालादम करार दे दिया है और कहा है कि वो रियासती मामलात में दखल दे रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और उनकी जो लीडरशिप है उसको इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में डाल दिया है। उनके अकाउंट मुंजमद हैं और अब उनको सफ़र के लिए भी इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये इसके बावजूद हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले साल ये मामला हल किया था और उसमें उनके मुतालबात बहुत सारे मान भी लिए गए थे। 23 अरब रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें आटा 20 किलो का थैला 1000 रुपये में और बिजली की कीमत 300 यूनिट तक, सिर्फ 3 रुपये पर यूनिट तक और कमर्शियल 5 रुपये यूनिट तक। इसके बावजूद भी इशू क्या था? इशू ये है कि मुहाजिरीन की 12 सीटों के ख़िलाफ़ ये मुजाहरा था कि ये सीटें ख़त्म की जाएँ। ये मुहाजिरीन की सीटों का इशू क्या है और आज़ाद कश्मीर में ये मामला ऐसे क्यों हैं, पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं, इसमें बैड गवर्नेंस का कितना अमल दखल है और आने वाले इंतखाबात किस तरफ सूरत हाल को लेके जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान आज़ाद कश्मीर के शाह गुलाम कादिर साहब, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और सदर है मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के, साबिक स्पीकर भी थे आज़ाद कश्मीर असम्बली के और साबिक वज़ीर भी। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और आपका दायरा, आपका और आपकी फैमिली का एक बड़ा नाम है कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में, आपका ताल्लुक़ ख़ुद भी और आपके ख़ानदान का श्रीनगर और वैली से है, तो जाहिर है आप इस मामले को सबसे बेहतर समझते हैं जिस पे इस वक्त इख्तलाफात हैं। क्या इशू है, ज़रा लोगों को समझाएंगे कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें इतना बड़ा इशू क्यों बन गया कि पाबंदी लगानी पड़ी अवामी एक्शन कमेटी पे, इसके बावजूद और बहुत लेट मेरे ख्याल में उस पर पाबंदी लगी, पहले लगनी चाहिए थी, जो उनका अंदाज़ सियासत है। आप बताएंगे क्या हुआ ये? सर गुजारिश ये है कि इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वो ये है कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें तो हिंदुस्तान ने 1948 में 1 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा में एक दरख्वास्त दी जी कि महाराजा ने हमसे एक्सेशन किया है और पाकिस्तान से कबायली या पाकिस्तानी फ़ौज दाखिल हो गई है, उनको रोका जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने कहा कि जी महाराजा तो श्रीनगर से भाग के जम्मू की तरफ जा रहा था, तो जो अपने कैपिटल में रह न सके वो कैसे एक्सेशन कर सकता है। उसके मुतबादिल आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर जो है वो एक कायम कर दी गई है और जो इनकलाबी हुकूमत है, और उस इनकलाबी हुकूमत के सरबराह थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और उसमें 6 मेंबर कैबिनेट थी, 4 उसमें मुहाजिरीन, 4 मुहाजिरीन थे। ऐसे ही ऐसे ही 4 मुहाजिरीन थे और गवर्नमेंट पाकिस्तान का था कि ये फैसला, ये आज़ाद हुकूमत जो बनी है ये एक फैसला कर सकते। 6 पहले कैबिनेट मेंबर्स में से 4 मुहाजिरीन थे, 4 मुहाजिरीन थे और ये सिलसिला चलता रहा। ठीक। और ये चलते चलते आज तक यही बात रही। अब जो मुहाजिरीन के ऊपर उनको एतराज़ात थे, उनको एतराज़ात पहले
तो अवामी एक्शन कमेटी थी लोकल इश्यूज़ पे, बढ़ते बढ़ते वो पॉलिटिक्स में आ गए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे आ गए। ठीक। पहले वो आटा और चीनी पे आए, फिर आटे के साथ साथ बिजली पे आए, और उसके बाद पीका एक्ट पे आए। तो इस तरीके तो से मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो उनके मुतालबात बढ़ते गए तो उनके मुंह को खून तो लगाया हुकूमतों ने उनके मुतालबात मान के, तो क्या गवर्नेंस थी पिछले 4-5 साल में जो ये यहाँ तक नौबत आ गई? सर गुजारिश ये है कि 2021 में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि आज़ाद कश्मीर में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सके। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को मुसल्लत किया गया और 2 साल पीटीआई वहाँ हुकूमत करती रही और 2 साल में पीटीआई के 2 वज़ीर आज़म आए। ठीक। वो आपस में लड़के आए। उसके बाद जो तीसरा आया वो भी पीटीआई का था, उसने फॉरवर्ड ब्लॉक बना के आया। ठीक। और उसमें जब वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर आया तो उसके साथ पीपल्स पार्टी भी हो गई, तो हमारे भी 4 मेंबर उसमें शामिल हो गए। ठीक है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अपोजिशन लैक कर गई, देयर वाज नो अपोजिशन। हम कोशिश करते रहे कि किसी तरह अपोजिशन का किरदार अदा करें, लेकिन जब आपकी पार्टी के वजीर भी हों तो आप कैसे अपोजिशन का किरदार अदा कर ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इन्होंने सियासी, आप कह रहे हैं सियासत की तरफ है, सियासत करना हर एक का हक है, तो सियासत में वो असेंबली में आके इलेक्शन लड़ के अब 2/3 मेजॉरिटी लेके आइन में तब्दीली क्यों नहीं करते? वो इस तरह सर इसी जो आखिरी मीटिंग हुई जिसमें मैं भी शरीक था, मैंने उनसे 2 बातें सिर्फ सवाल की है। मैंने कहा जी कि आप कहते हैं मार्जिन सीटें ख़त्म कर दें, ठीक है, तो अगर मार्जिन सीटें ख़त्म करनी है तो इसके लिए हमने फॉरेन ऑफिस से भी पूछना पड़ेगा कि वो राय दे दें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी पूछें कि भाई इसका क्या रिपरकशन क्या होगा। एक तो बात ये है। दूसरा ये कि मार्जिन को हम ख़त्म कर देते हैं आपके कहने पे, तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो नाम है वो है आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। तो फिर मार्जिन ख़त्म हो गए तो रियासत ख़त्म होगी। ठीक। जब रियासत ख़त्म हो गई तो आपने क्या जहन बनाया हुआ कि आज़ाद कश्मीर का सिस्टम कैसे चलेगा? ये कोई सूबा होगा, ये कोई लोकल गवर्नमेंट होगी, ये क्या चीज़ होगा? भाई आपने खदो खाल कोई बनाए हैं, उसका भी जवाब उनके पास नहीं है। तीसरा हमने कहा कि अच्छा ठीक है, आप इस तरह करें, आपको पॉपुलैरिटी का दावा है तो आप इलेक्शन में आ जाएं, आप इलेक्शन लड़ें। तो आज़ाद के उन्होंने कहा कि जी आज़ाद कश्मीर में जी 33 सीटों से हम शुरू करेंगे, 12 सीटें तो पाकिस्तान से लेके आएंगे। तो वहाँ हमने जवाब दिया कि ठीक है, पाकिस्तान की 12 सीटें जो हैं वो इलेक्शन का रिजल्ट अपनी जगह रहेगा, आप 33 में से 18 ले लें तो समझ आएगी कि आपको आज़ाद कश्मीर की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। वेरी लॉजिकल। तो फिर हम जो आप कहेंगे आपने फार्मूले के मुताबिक हम उस पर अमल कर देंगे, लेकिन उस पर नहीं आते ना। वो देखिए ना, दुनिया में कहीं पे भी पीस थ्रू डायलॉग ही आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने डायलॉग के अलावा तो पीस नहीं आता। ठीक है, लेकिन ये बताएं कि डायलॉग के जरिए पीस आता है, लेकिन ये मुसलसल मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो 2019 में नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A को तब्दील करके जम्मू और कश्मीर की जो हैसियत तब्दील की है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़, उसके बाद से ये अवामी एक्शन कमेटी इस रास्ते पे ज़्यादा चली है जो आपने कहा है, और उससे जो मौक़िफ़ है कश्मीरियों का उसके हवाले से यूनाइटेड नेशन में, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। देखिए ना, जो काम नरेंद्र मोदी ने किया वो इंटरनेशनल लॉ के तहत कर नहीं सकता था। बिल्कुल। 1957 में की एक करारदाद है पाकिस्तान गवर्नमेंट, जब उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का उन्होंने एक्सीड कर लिया है भारत के साथ, कंफर्मेशन कर दी उन्होंने, तो पाकिस्तान चला गया अक़वाम मुत्तहिदा में और एक करारदाद आ गई कि ये कोई ऑल्टर नहीं कर सकता। अब नरेंद्र मोदी ने तो कर दिया। जब हम इनको कहते हैं भाई आज़ाद कश्मीर का ये स्टेटस अगर डिस्प्यूटेड नेचर इसका बरकरार रखा गया है, वो ये इसलिए रखा गया ताकि मकबूजा कश्मीर पे हमारा दावा भी रहे। ठीक। अगर हम इसी को ही तब्दील कर दें तो फिर हम किसकी गेम खेल रहे हैं? तो ये फिर किसकी गेम खेल रहे हैं? ये तो सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने जो यहाँ से 45 लाख महाजिर गए थे हिंदू रेफ्यूजीज़, और उनको उन्होंने वहाँ पे
जम्मू में शहरियत दे दी 2019 के बाद, डोमिसाइल दे दिया, सिर्फ हिस्सा बना दिया आबादी का। सिर्फ यहाँ का नहीं, सिर्फ कश्मीर के आज़ाद कश्मीर से गए हुए नहीं, पोठवार से जो गए हैं, पोठवार से गए हैं जी, उन्हें 45 लाख। मेरा तो अवामी एक्शन कमेटी को उस पे मोदी के इक़दामात पे कश्मीर की आज़ादी क्यों नहीं याद आई और यहाँ पे क्यों इतना? सर यही सवाल हम बार बार करते हैं कि आप हमें बता दें कि वो 45 लाख ज़्यादा वोटर डोमिसाइल लेके बना गए, आप जो 6 लाख हमारा पाकिस्तान में वोटर है, आप उनको जो जो लेजिटिमेट राइट है जिनका, हाँ। और पाकिस्तान के सिटीजन एक्ट के तहत भी वो कश्मीरी हैं, तो उनको आप कहते हैं कि इनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब मोदी की जो गेम है कि वहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा बढ़ाई जाए, यहाँ पे जो जेन्युइन कश्मीरी हैं इस तरफ उनकी आबादी को कम दिखाया जाए, तो अवामी एक्शन कमेटी उसी को आगे बढ़ा रही है, नरेंद्र मोदी के एजेंडे को। बात यह है कि आप उसका अगर तजिया करें तो नतीजा तो उसी तरफ जाता है। ठीक। शाह साहब, आखिर में मैं आपसे ये सियासत जो है, देखें अवाम को तो उनके मसाइल हल होने चाहिए ना, और अवाम के मसाइल हमने देखा पाकिस्तान की तरह कश्मीर में भी अवाम के बहुत मसाइल हैं। पिछले कुछ सालों की जो बैड गवर्नेंस है उसने बहुत अफेक्ट किया है। आपकी इस जमात की हुकूमत भी रही उसमें, तो आप अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, वज़ारत उज़्मा के कश्मीर की, अल्लाह करे आप कामयाब हों, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपके पास क्या प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप आवाम को कन्विंस करेंगे कि वो आपकी जमात को वोट दें और आपको वज़ीर आज़म बनाएं, जबकि मसाइल उनके बहुत ज़्यादा हैं? सर गुजारिश ये है, हमने 2016 से लेकर 2021 तक हमने हुकूमत की, हमने डेवलपमेंट ओरिएंटेड हुकूमत की। हमसे कोई लीगल इश्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पे इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट पे और एम्प्लॉयमेंट पे हमने एक छोटा सा काम किया। NTS हमने मुलाजमीन के लिए सिफारिश का कल्चर ख़त्म कर दिया, टीचरों का नहीं था, फिर भी नहीं, मैंने करप्शन भी थी बाद में, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फरिश्तों की हुकूमत नहीं थी, इंसानों की थी, लेकिन कोशिश की गलतियाँ कम हों। आज जो हमारा मैनिफेस्टो है वो सिंपल है बड़ा, वो ये है कि पंजाब का मॉडल जो मरीम नवाज साहिबा हुकूमत कर रही हैं और जो शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में हुकूमत कर रहे हैं, इनको क्लब करें तो वही हमारा मंशूर है। और लोगों को पता है कि जब वो कराची और लाहौर के दरमियान तकाबुल करते हैं, जब लाड़काना और फैसलाबाद के तकाबुल करते हैं, तो लोगों को नज़र आता है। तो उसमें तो शहरों को बेहतर करने की बात आपको उस तरफ इशारा है, तो टूरिज़म के लिए ये बड़ी अच्छी बात है अगर वहाँ के शहर कश्मीर के बेहतर होंगे, वहाँ सहूलतें ज़्यादा होंगी। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने तो टूरिस्ट को कह दिया सीज़न में, जो जून जुलाई बड़ा जुल्म है, निकल जाए यहाँ से। सर तो अवाम, कश्मीर के अवाम को नहीं पता चलता कि उनके रोज़गार पर लात मार रही है। मेरा जो ज़िला है नीलम टूरिस्टों का हब है जी, बिल्कुल। एक दिन में 3000-4000 गाड़ियां जाती हों एक दिन में। इसके बावजूद कि अभी सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं, सहूलतें उतनी नहीं हैं। आज 15 तारीख तक ये सारा बंद हो जाएगा, तो जो वहाँ पे नहीं आ रहा, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो तो कोलैप्स कर जाएगी। पिछले साल भी यही हुआ, जब मार्का हक हुआ, हिंदुस्तान ने जब हमला किया, उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा, बिल्कुल, और उसके बाद इन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए। तो इसी तरह ये है कि ये आज भी इन्होंने वो जो काम किया है, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा। बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब। टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान कश्मीर में पहुंच रहा है और वही वहाँ पे सबसे बड़ा रोज़गार है। तो देखते हैं कि आने वाले इंतखाबात में वहाँ के अवाम किसको मुंतखब करते हैं, जिसको भी मुंतखब करें और जिसको चाहिए कि अपने मुतालबात मनवाने इलेक्शन में हिस्सा ले, असम्बली में आए और आइन में तरमीम करें। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल सोमालिया के समुद्रों में फंसे पाकिस्तानी। अब वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का, सोमालिया के समुद्र में फंसे पाकिस्तानी। एक जहाज़ जो बहरी कज़ाकों ने वहाँ पे अगवा कर लिया है, 21 अप्रैल से वो अगवा है और उस पर सवार 17 रुकनी हमले में 10 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। पाकिस्तान की नेवी ने और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी ने बहुत अच्छा काम माजी में किया है और वो बहुत सारे दूसरे मुल्कों के जहाज़ों को और उनके अमलों को ऐसे कज़ाकों से बचाते रहे, लेकिन अपने हम वतनों के लिए अभी तक कोई ख़ास एक्शन नहीं हो सका। और अहले खाना कराची में भी एहतजाज कर चुके हैं, पाकिस्तानियों ने मेलबर्न में एहतजाज किया, लंदन में एहतजाज किया, लेकिन अभी तक जो
जो तफसीलात आ रही हैं वो बहुत ही परेशान कुन है, जिसमें उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। ना सिर्फ उनके पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो रहा है, बल्कि वो जो कज़ाक हैं वो उनको खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगियों को की भी ख़तरा है। और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा कि अभी कुछ महीने लगेंगे उनकी रिहाई को। इस पे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत को ख़ास तौर पे फोकस करना चाहिए। ज़ाती दिलचस्पी लेके पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि इनकी रिहाई के लिए कोशिश करें और फौरी तौर पे इनको वापस पाकिस्तान लाया जाए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।